बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। आज हम अपना लास्ट लेक्चर पाकिस्तान सिटीज़नशिप एक्ट 1951 पे कवर करेंगे और ये कंप्लीट कोर्स आप हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल जो ऑनलाइन प्रिपरेशन का कोर्स है उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं www.harvardacademy.com। और पाकिस्तान सिटीज़नशिप एक्ट 1951 सेकंड एक्ट ऑफ द 1951 है, यानी कि उस वक्त पार्लियामेंट का ये दूसरा एक्ट था जो पास किया गया 1951 में। तो ये लेक्चर नंबर 13 है आज का हमारा। सेक्शन नंबर 20 से हम स्टार्ट करेंगे। एक्विजिशन ऑफ पाकिस्तान सिटीज़नशिप बाय सिटीजन्स ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज़। कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ कौन से हैं? वो कंट्रीज़ जिन पे बरतानिया ने हुकूमत की और जब वो छोड़ के गए तो उन कंट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए वो एक किस्म की कम्युनिटी बनाई थी बरतानिया की हुकूमत ने, जिनको कॉमनवेल्थ का नाम दिया गया था। तो जितनी भी खैर खाई के काम है, वेलफेयर की कुछ ऐसे मामलात हैं, तो जिन कंट्रीज़ पे रूल किया था बरतानिया ने, तो उनको प्रोटेक्शन देने के लिए, उनकी फेवर के लिए सम जो प्रिविलेजेस हैं उनको एक्सटेंड किए जाते हैं। तो उन कंट्रीज़ की एक कम्युनिटी को एक कॉमनवेल्थ सिटीज़न का या कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ का नाम दिया जाता है। तो अक्सर आप देखते हैं कि कॉमनवेल्थ की स्कॉलरशिप्स वगैरह भी आ रही होती हैं जो कि बरतानिया प्रमोट करता है या जो उनको इनिशिएट करता है। द फेडरल गवर्नमेंट में अपॉन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट मे बी जनरल और स्पेशल order specify register a commonwealth citizen or a british protected person as citizen of Pakistan। कि यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट की मर्ज़ी है वो जो टर्म्स एंड कंडीशन स्पेसिफाई करना चाहें, जो शराइत व ज़वाबित जो लागू करना चाहें, वो लागू करने के बाद जो ब्रिटिश प्रोटेक्टेड सिटीज़न हैं, यानी कि जो बरतानिया की शहरियत जिन्होंने प्रोटेक्ट बरतानिया ने की हुई है, या फिर वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में आते हैं जिनको बरतानिया ने एक बनाया था, एक कम्युनिटी बनाई थी, उनकी शहरियत रखने वालों को पाकिस्तान भी पाकिस्तान की अपनी शहरियत दे सकता है, लेकिन उन शराइत व ज़वाबित के मुताबिक पूरा उतरने वाले पे। इसके बाद है सेक्शन नंबर 21 पेनल्टीज़। एनी पर्सन हु, यहाँ पे पेनल्टी की अगर बात हम करें तो पेनल्टी उस मद में है कि अगर कोई एक पाकिस्तान की शहरियत रखता है और दूसरा उसके बारे में कहता है कि जी ये पाकिस्तान का शहरी नहीं है, ये माइग्रेटेड है, या फिर स्पाइंग एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ पे बैठा है, या फिर कोई उसने ऐसी एक्टिविटी की है जिससे शकूक व शुबहात पैदा होते हैं कि ये पाकिस्तान का शहरी नहीं है, इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन देने वाला है उस पर ये लागू होता है कि वो सही इन्फॉर्मेशन दे। अगर वो गलत किस्म की इन्फॉर्मेशन देगा जो बाद में प्रूफ हो जाती हैं तो फिर उस पर सज़ा होगी। एनी पर्सन हु इन ऑर्डर टू obtain और प्रिवेंट, कि एक पर्सन लेना चाहता है या प्रिवेंट करना चाहता है दूसरे को ये शहरियत ना ले सके। यानी कि अगर फ़र्ज़ किया एक पर्सन ए है, उसका नाम है ए, वो कहता है कि जी मुझे शहरियत चाहिए और वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे देता है, वो अपना स्टे का टाइम, अपनी रेजिडेंस, अपनी जो भी प्रॉपर्टी की डिटेल्स हैं वो गलत किस्म की फ्रॉड करके बना के तो दे देता है। इट्स मीन कि वो हासिल करना चाह रहा है शहरियत, या फिर एक दूसरा बंदा शहरियत, बी पर्सन है, वो शहरियत लेना चाहता है और सी पर्सन उसकी कंप्लेन कर लेता है कि ये सही नहीं है, ये जो अप्लाई कर रहा है इसके फेक डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ये क्या है? प्रिवेंट करना। और प्रिवेंट द डूइंग ऑफ एनी थिंग अंडर द एक्ट, कि इस एक्ट के मुताबिक मेक्स एनी स्टेटमेंट और फर्निशेस एनी इन्फॉर्मेशन, वो ऐसा कोई बयान देता है या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन को फॉरवर्ड कर देता है या ऐसी मालूमात देता है गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट को विच इज़ फॉल्स, जो शहरियत हासिल करना चाहता है या शहरियत हासिल करने वाले की शहरियत को रोकना चाहता है, और ऐसी दी गई स्टेटमेंट या इन्फॉर्मेशन गलत होती है इन एनी मटेरियल पार्टिकुलर एंड विच ही नोज़ और हैज़ रीज़नेबल, जो वो ये समझता है कि ये चीज़ वो समझ रहा था कि वो जो बात कर रहा है या इन्फॉर्मेशन दे रहा है या स्टेटमेंट दे रहा है वो गलत है, और हैज़ रीज़नेबल काज टू बिलीव, या फिर उसके पास ये भी वजह उसको मालूम है कि ये फॉल्स है, टू बी फॉल्स, ये फॉल्स है, गलत है जो ये चीज़ बात कर रहा है, और डज नॉट बिलीव टू बी ट्रू, या फिर उसको इस बात का भी यकीन है कि ये सच भी नहीं है। यानी कि अगर उसको पता है कि मैं जो ये बात कर रहा हूँ ये गलत है,
तो भी बात साबित हो जाती है। अगर वो फ़र्ज़ या बात करते हुए गलत का नहीं कहता, वो कहता है ये जो मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन उस पर 100% उसको यकीन भी नहीं है कि ये सच है या गलत है, तो इट्स मीन कि वो गलत कर रहा है। शैल बी डीम टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 177 ऑफ द पाकिस्तान पेनल कोड। तो ऐसी स्टेटमेंट, ऐसा एक्शन, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि सच ना हो या गलत होने का यकीन हो उसको, या फिर सच्चे होने का भी यकीन ना हो, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसी स्टेटमेंट प्रोवाइड करने वाले को सेक्शन 177 लगता है पाकिस्तान पेनल कोड का, उसके मुताबिक उसको सज़ा दी जाएगी। अब इसके बाद आ जाता है सेक्शन नंबर 22। एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा बच्चा पैदा होता है जो कि शिप में हो या एयरक्राफ्ट में हो। तो ऐसी सूरत हाल में वो जिस कंट्री का रजिस्टर्ड तैयारा है उसकी शरीयत उसको मिलेगी। अगर कमेंसमेंट हो चुकी थी इस एक्ट की, तो उस वक्त देखा जाएगा कि उसके फादर का क्या स्टेटस था, यानी कि इन रिलेशन टू दैट। तो फिर उसके वालिद की जो शरीयत इस कमेंसमेंट होने के बाद, यानी कि ये एक्ट अप्लाई हो गया, अब इसके बाद उसके वालिद के साथ उसका रिलेशन देखा जाएगा कि अगर फ़र्ज़ किया उसका वालिद की पहले डेथ हो चुकी है, तो यही समझा उसके ऊपर कौन सा कानून लागू होता था, यानी कि कमेंसमेंट होने से पहले। तो ये कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट उसके ऊपर क्या कहती है कि वो पाकिस्तान का शहरी था, तो उसका बच्चा पैदा होने वाला जो है वो भी पाकिस्तान का शहरी होगा। अगर वो पाकिस्तान का शहरी होने की सबूत नहीं आता, तो वो पाकिस्तान जो बच्चा है वो भी पाकिस्तान की शरीयत नहीं रखेगा, यानी कि उसकी इन रिलेशन टू हिज फादर स्टेटस देखा जाएगा। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसेक्शन 1 है, फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस एक्ट अ पर्सन बॉर्न अब्रॉड, बच्चा बाहर पैदा हुआ, ए रजिस्टर्ड शिप और एयरक्राफ्ट, एक ऐसी शिप में पहले लोग सफ़र करते होते थे, ठीक ठाक टाइम लग जाता होता था, या फिर किसी एयरक्राफ्ट में पैदा होता है, और अब्रॉड एंड अनरजिस्टर्ड शिप, या फिर बाहर में ही पैदा होता है लेकिन ऐसे शिप या एयरक्राफ्ट में जो रजिस्टर्ड नहीं है, ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री, लेकिन वो पता है कि किस गवर्नमेंट का है, शैल बी टू डीम टू हैव बिन बॉर्न इन द प्लेस इन विच द शिप और एयरक्राफ्ट वाज रजिस्टर्ड। तो यही समझा जाएगा कि वो जिस कंट्री का है या जहाँ पे वो रजिस्टर्ड था उसी में ही बच्चा पैदा हुआ है, और एज द केस में भी इन दैट कंट्री। ठीक है। सबसेक्शन 2 क्या कहता है, एनी रेफरेंस इन दिस एक्ट टू द स्टेटस ऑफ और डिस्क्रिप्शन ऑफ द फादर, जिसमें हम स्टेटस और डिस्क्रिप्शन ऑफ द फादर के साथ उसको रिलेट करते हैं, ऑफ ए पर्सन एट द टाइम ऑफ दैट पर्सन बर्थ, ये जो बच्चा पैदा हुआ, अब उसके वालिद का स्टेटस हम देखना चाहते हैं ताकि हम देख सकें कि इसकी शरीयत कहाँ की बनती है। इन रिलेशन टू द पर्सन बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, यानी कि एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जो अपने वालिद की डेथ के बाद पैदा हुआ है, तो फिर क्या होगा, कंस्टिट्यूट एज रेफरेंस टू द स्टेटस और डिस्क्रिप्शन ऑफ द फादर एट द टाइम ऑफ द फादर्स डेथ, जब उसके फादर की डेथ हुई उस वक्त उसका क्या स्टेटस था, उस स्टेटस को ही इस पे बरकरार रखा जाएगा। एंड वेयर द डेथ अकर्ड बिफोर, लेकिन डेथ अगर फर्ज किया पहले हो गई, एंड द बर्थ अकर्स आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, लेकिन बच्चे की पैदाइश इस एक्ट के बाद हुई, द स्टेटस और डिस्क्रिप्शन विच वुड हैव बिन एप्लीकेबल टू दी फादर, तो उसकी जो स्टेटस, जो रेफरेंस हम लागू करेंगे उसके फादर को जो लागू होता है, हैड ही डाइड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, यही समझा जाएगा कि उसके फादर की डेथ बाद में हुई है इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद। शैल बी डीम टू बी दी स्टेटस और डिस्क्रिप्शन एप्लीकेबल टू हिम एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, कि जो उसकी वफ़ात के बाद, वफ़ात के वक्त उसके ऊपर ये कमेंसमेंट एक्ट लागू करता था या जो दलील देता था उसकी शहरियत के मुतालिक, तो वही उसके बच्चे पे लागू हो जाएगी। यानी कि एक तो एयरक्राफ्ट पे है, यानी कि एयरक्राफ्ट बॉर्न है तो जिस कंट्री में रजिस्टर्ड होगा, अदरवाइज़ उसका जो वालिद के साथ रिलेशन देखना चाहते हैं तो इस एक्ट के मुताबिक देखा जाएगा कि उसके वालिद की शहरियत किस कंट्री की बनती थी, ताकि बच्चे की शहरियत को देखा जा सके, परखा जा सके कि किस कंट्री की बनती है। इसके बाद आ जाता है सेक्शन नंबर 23, रूल्स। ये फेडरल गवर्नमेंट के पास राइट है कि वो मज़ीद रूल बना सकता है इस एक्ट को अप्लाई करने के लिए, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, इसकी वजाहत के लिए। तो फेडरल गवर्नमेंट मे फ्रेम रूल्स फॉर कैरिंग इनटू इफेक्ट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, कि ये जो बिल पास हुआ, इस बिल को अप्लाई करने के लिए जो रूल बनाने की ज़रूरत है, तो ये सिर्फ और सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो रूल फ्रेम कर सके। सेकंड नंबर पे, नो रूल्स फ्रेम्ड अंडर दिस एक्ट शैल हैव इफेक्ट अनलेस पब्लिश्ड इन दी ऑफिशियल गज़ट।
अगर कोई रूल बनाया गया है इस एक्ट के नाम से, लेकिन जब तक उनको ऑफिशियली या ऑफिशियल गज़ट में पब्लिश नहीं किया जाएगा वो इफ़ेक्टिव नहीं होंगे, यानी कि तब तक वो इफ़ेक्टिव नहीं हो सकते जब तक उनको प्रॉपरली ऑफिशियल गज़ट में पब्लिश या शाया ना कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आज का ये हमारा लेसन भी ख़त्म होता है और हमारा पाकिस्तान सिटीज़नशिप एक्ट जो है 1951 वो भी ख़त्म हो जाता है। तो आप हमारे कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आवर अकेडमी के मुकम्मल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफ़िज़।